आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की ये 7वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के ऊतकों जो वनस्पतियों और जंतुओं में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद फिर सेल डिवीजन वाले चैप्टर पर आएंगे अर्थात कोशिका विभाजन, और फिर फिजियोलॉजी अर्थात शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, और ये भी समझ लिया था कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी है, ऊतक विज्ञान है। अब हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो प्लांट और एनिमल में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो सब क्या है। सबका बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा देखा जाए, ये चार्ट आप बनाएं, सीधे आते हैं टॉपिक पर। देखिए टिश्यू, ऊतक, ई पार्ट प्लांट टिश्यू और बी पार्ट एनिमल टिश्यू। पहले जो क्वेश्चन आते हैं सीधे वहां से जानते हैं, जुड़ते हैं। प्लांट टिश्यू, वनस्पति ऊतक, इसको बॉटनी में ना पढ़ करके हम लोग यही पढ़ेंगे ताकि आपको तुलनात्मक समझ हो जाए। वनस्पति ऊतक और दूसरा बी पार्ट है एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू को देखेंगे, जंतु ऊतक। सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए वनस्पति टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, 3 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस ऊतक, एपिडर्मिस ऊतक। दूसरा है वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, बाहिका ऊतक जिसे आप कहते हैं। बाहिका ऊतक और ग्राउंड टिश्यू, आधार ऊतक। पहले आप ये नाम लिख लें और पहले हम लोग इस प्लांट वाले पार्ट को पढ़ेंगे और फिर एनिमल्स में आए। इसमें 4 प्रकार के टिश्यूज मेनली होते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में समझेंगे। नोट करें, तो सबसे पहले एपिडर्मिस टिश्यू। प्लांट टिश्यू में वनस्पति ऊतक में सबसे पहले पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू। आप हेडिंग डालें और इसका एक फिगर बना लें। एपिडर्मिस छोटा छोटा टर्म है, बस इसको समझते हुए चलेंगे तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए किसी भी पौधे का बाहरी भाग इन्हीं ऊतकों से बना हुआ, मान लीजिए पौधा है,
कोई पेड़ या पौधा है, तो किसी भी पौधे का बाहरी भाग, किसी भी पौधे का बाहरी भाग एपिडर्मिस टिश्यू से ही बना होता। मान लीजिए एक पौधा, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि कोई पौधा है, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे कि इस पौधे का बाहरी भाग, किसी भी पौधे का सबसे बाहरी भाग, जैसे मनुष्य के शरीर में त्वचा है, स्किन है, उसी तरीके से किसी भी पौधे का बाहरी भाग इसी टिश्यू से बना होता है। बात समझ रहे हैं? किसी भी पौधे का बाहरी भाग, या आप कह सकते हैं कि जिसे आप छाल कहते हैं, छाल, बहुत सारी चीजों में छाल का जो डर, देखिए जैसे ये त्वचा है, तो त्वचा को हम लोग क्या कहते हैं? डर्मिश कहते हैं। त्वचा, डर्मिस एंड एपिडर्मिस, त्वचा और उपत्वचा। तो ये सारी त्वचा, जैसे चेहरा है, ये त्वचा है, स्किन है, ऐसे पौधों का जो बाहरी भाग होता है वो इसी ऊतक से बना होता है। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि पौधे का संपूर्ण बाहरी भाग, लिख लीजिए, पौधों का, दो दो लाइन लिखते चलिए, पौधों का संपूर्ण बाहरी भाग जिस ऊतक से बना होता है, संपूर्ण बाहरी भाग जिस ऊतक से बना होता है, पौधों का संपूर्ण बाहरी भाग जिस ऊतक से बना होता है उसे एपिडर्मिस, उसे एपिडर्मिस टिश्यू कहा जाता है। उसी को एपिडर्मिस टिश्यू कहा जाता है। अर्थात संपूर्ण बाह्य कवच, अर्थात पौधे का, अर्थात पौधे का संपूर्ण बाहरी कवच, संपूर्ण बाहरी कवच, या यूं कहें, जिसको आप बहुत सारे लोग समझते होंगे छाल भी बोलते हैं, ये सब इसी का बना होता। बाहरी खोल, एक तरीके से बाहरी खोल इसी का बना होता है। और जो नया पौधा होता है वो पूरा पौधा ही इसी टिश्यू का होता है। जैसे आप पालक का पौधा है, जैसे पालक है, जैसे धनिया है, जैसे मेथी है, या नया नया कोई भी पौधा जो नया नया है, मान लीजिए आपने आम का पौधा लिया और 1-2 महीने का, 3 महीने का पौधा, तो उसका पूरा जानते हैं पार्ट ही इसी टिश्यू का होता है। तो यहां एक लाइन और बढ़ा लेंगे कि नए पौधे का संपूर्ण भाग, नए पौधे का संपूर्ण भाग, नए पौधे का संपूर्ण भाग इसी टिश्यू का बना होता है, इसी एपिडर्मिस टिश्यू का बना होता है, इसी एपिडर्मिस टिश्यू का बना होता है। तो नए पौधे का संपूर्ण भाग इसी एपिडर्मिस टिश्यू का। इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, बस केवल एक बार नोट कर लें, याद रहेगा। अब देखिए वेस्कुलर टिश्यू, दूसरे टिश्यू पर आते हैं। पहला टिश्यू तो बहुत इजी है, सबने समझ लिया। अब दूसरा टिश्यू देखिए, ये हम लोगों ने कर लिया, अर्थात पौधे का संपूर्ण बाहरी भाग इसी से बना। अब ये पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, यह पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, पौधों के आंतरिक भाग में। तो देखा जाए जरा, ये दूसरा जो पार्ट है वेस्कुलर टिश्यू, वाहिका ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है, वाहिका ऊतक,
वाहिका ऊतक। सबसे पहले तो जान लें कि यह पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। यह पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है और खनिज लवणों, मिनरल्स, खनिज लवणों, मिनरल्स एवं पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स की परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के टिश्यू आते हैं। इसी में जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम दो प्रकार के ऊतक आते हैं। इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों प्रकार के टिश्यू आते हैं। निशा भारती, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के स्नेह के लिए। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप सब लोगों को बहुत आसानी से हर बात समझ में आए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे क्वेश्चन आप कर सकें और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो और आप बहुत आसानी से अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। इसी शुभ उद्देश्य को लेकर के ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भी शुरू किया है, ताकि ग्रामीण पट्टी तक, कम जानते आय वाले लोगों तक, अभावहीन बच्चों तक, सुविधाहीन बच्चों तक पूरी दिल्ली से पहुंचा जा सके। यही हम लोगों का उद्देश्य भी है। तो देखिए, वेस्कुलर टिश्यू, ध्यान से सुनेंगे, वेस्कुलर टिश्यू ये पौधों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अभी इसका एक फिगर बनाते हैं। और ये देखिए, खनिज लवण को कौन पहुंचाता है, परिवहन करता है? ये। और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ये देखिए, फ्लोएम करता है। अब आप एक फिगर बना लेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहले इतना नोट करने के बाद देखिए, इसको इस फिगर के माध्यम से आप देखें। देखिए, मान लीजिए कोई पौधा है, एज्यूम करके एक फिगर बना रहे हैं, बाकी आपको रियल भी फिगर दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे बाहर है, ये एपिडर्मिस टिश्यू है। और ये हमने दूसरा लेयर बना दिया। और ये देखिए, बीच का लेयर बना दिया एक। इसको पिथ कई बार कहा जाता है, ये है पिथ। और ये एपिडर्मिस सबसे बाहरी है, एपिडर्मिस टिश्यू है, जिससे छाल या कवच बना होता है। एपिडर्मिस। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सबसे बाहर वाले भाग में एक टिश्यू है, जिसको मैं देखिए ग्रीन कलर से ऐसे राउंड राउंड करके बना रहा हूं, ताकि आपको आइडिया रहे। देखिए, ये जो है दोनों तरफ, यही जो है फ्लोएम है। यही जो बाहर आपको दिख रहा है, ये फ्लोएम है। यही फ्लोएम है। और देखिए, यहां पर जो ये आपको बीच में दिख रहा है, यहां, बल्कि इसको मैं कलर कर देता हूं
तो कलर से आपको ज्यादा सही रहेगा। ये जाइलम है, ये दो पिंक कलर आपको दिख रहा है, ये अंदर रहता है, जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है। तो आप देखें, ये जाइलम है, बीच में जाइलम है और किनारे पर फ्लोएम है। बिल्कुल, बीपीएससी मींस का बैच भी स्टार्ट होगा, लेकिन पीटी के बाद। जरा ध्यान दें, देखिए यहां पर, देखिए पहले तो एक लाइन ये लिख देते हैं कि फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू फ्लोएम ऊतक बाहर पाया जाता है, मतलब फ्लोएम और जाइलम में ये बाहर होता है। फ्लोएम बाहर का मतलब सबसे बाहर नहीं, फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू बाहर पाया जाता है, जबकि जाइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू जाइलम ऊतक अंदर पाया जाता है। ये फ्लोएम और जाइलम में कौन बाहर अंदर है, इसकी बात कर रहे हैं। जाइलम ऊतक अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। देखिए वेस्कुलर टिश्यू में ये दो प्रकार के टिश्यू है, इन्हीं दोनों टिश्यूज को वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। वाहिका ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू, वाहिका ऊतक, ये जटिल टिश्यू भी कहे जाते हैं। अभी पहले पढ़ लिया जाए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रश्न रहेंगे वैसी बातों पे भी चर्चा करेंगे। पहले फटाफट जानते पढ़ाई पर फोकस रखा जाए। अब इसमें देखिए फ्लोएम का क्या रोल है और जाइलम क्या क्या रोल है, इन दोनों बातों को पहले महसूस किया जाए, पहले समझ लिया जाए। अब देखिए फ्लोएम, फ्लोएम यह ऊतक, जैसा कि पीछे आपने देखा, यहां दोबारा देख लें अगर दिक्कत हो रही। देखिए ये ऊतक कहां पाया जाता है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद आप देखें, ये देखिए यही है ये ऊतक, और इधर भी एपिडर्मिस के जस्ट बाद देखें, तो यही मैं लिख रहा हूं, यह ऊतक एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर योम जाइलम के बाहर पाया जाता है, जाइलम के बाहर पाया जाता है, और यह पत्तियों में, लीफ में, और यह लीव्स में, पत्तियों में, और यह पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए गए भोजन को
या पोषक तत्व को, जो भी कहना जाए, भोजन या पोषक तत्व को या पोषण को, पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को या पोषक तत्व को अन्य भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पहले इतना नोट करें। पहले इसको पढ़ लें। पित्त तो सबसे बीच का पार्ट है। पहले जो चल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान दें। देखिए, ये एपिडर्मिस के अंदर और जाइलम के बाहर पाया जाता है, ये सबका क्लियर। और ये पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी के पौधों को अन्य भाग तक पहुंचाता है। अर्थात पत्तियों द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों को पौधों के को शेष भागों तक। पत्तियों द्वारा बनाए गए पोषण को, बनाए गए पोषण या भोजन को, पत्तियों के द्वारा बनाए गए पोषण या भोजन को पौधों को के शेष भागों तक, पौधों के शेष भागों तक, पत्तियों के द्वारा बनाए गए पोषण या भोजन को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाता है। वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सीधे लिखा जाए तो एक लाइन में लिखा जा सकता है, वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड के परिवहन के लिए काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बाहरी भाग में पाया जा रहा है। देखिए, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के जस्ट बाद देखेंगे तो ये फ्लोएम आपका 2 लेयर दिखेगा दोनों तरफ से। और इसके बाद फिर देखिए ये जाइलम। अब जाइलम के बारे में देखेंगे। जाइलम को देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है और फ्लोएम को मैंने यहां से यहां लिख दिया हुआ है। यह देखिए फ्लोएम है। फ्लोएम का काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाना। अब जाइलम, अब जाइलम को आप देखें। ये पौधों के जड़ों के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा ग्रहण किए गए, प्राप्त किए गए, ग्रहण किए गए खनिज लवण, मिनरल्स और पानी को, वाटर को, खनिज लवण और मिनरल्स को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाना। पौधों के शेष भाग तक पहुंचाना। इट मीन्स वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, वर्क्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर।
पौधों के द्वारा के जड़ों के द्वारा ग्रहण किए गए मिनरल्स एंड वाटर को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाना। पौधों के शेष भाग तक पहुंचाना। अब जरा ध्यान दें, जाइलम कई चीजों को निर्धारित करता है। जैसे आप देखें, ये पौधा है, ये मान लीजिए कोई पौधा है या पेड़ है, देख रहे हैं आप, ये पौधा है। तो इसके अंदर आप देखें तो जैसे एक लेयर ये फ्लोएम की इधर और एक लेयर फ्लोएम की एक इधर, आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे पौधे में ऐसा होता है। अब इसके बाद इसका आंतरिक लेयर आप देख रहे हैं, इधर एक जाइलम का लेयर और इधर एक जाइलम का लेयर, अर्थात सबसे अंदर आप देखेंगे तो जाइलम का ही लेयर होता है और बिल्कुल बीच में पिथ होता है। बिल्कुल बीच में आप देखेंगे तो कोई दूसरा कलर चुन लेते हैं, जैसे ये देखिए, एक गांठ टाइप की होती है। तो अगर आप देखिए तो देखिए ये जाइलम है और ये जाइलम है, अर्थात ये दोनों जाइलम है। जाइलम है, मोटे तौर पर आप देखें तो जाइलम ही इसके आंतरिक भाग में है। ये क्या है? ये जाइलम है। ये दोनों तरफ से आप क्या देख रहे हैं? जाइलम है। और जाइलम से ही ऊड डिसाइड होता है। ध्यान से सुनेंगे, जाइलम जितना विकसित होता है पौधों में उतना ही ऊड होता है, उतना ही काष्ठ पाया जाता है। जितना जाइलम विकसित होगा उतना ही मिनरल्स, वाटर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा और इसी के माध्यम से जानते हैं कास्ट डिसाइड होता है कि ऊड कितना है। ऊड जिसको आप सामान्यतः लकड़ी, कास्ट ये सब बोलते हैं, इसका मतलब पौधों में कितना कास्ट है ये इसी से डिसाइड होगा। अर्थात ऊडी इकोसिस्टम को कौन डिसाइड करता है? अर्थात ऊडी पार्ट को या ऊडी इकोसिस्टम को यही निर्धारित करता है। अगर पूछा जाए कि कोई भी वनस्पति, किसी वनस्पति में काष्ठीय परितंत्र है या नहीं, या काष्ठीय परितंत्र को कौन निर्धारित करता है, तो यही निर्धारित करता है। इसी जाइलम के नाते पौधों में वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। इसी के नाते पौधों में रिंग पाया जाता है। जाइलम के कारण ही पौधों में क्या पाया जाता है? वलय। इसी से, वलय से ही पौधों की उम्र निर्धारित होती। जाइलम के कारण ही, जाइलम के कारण ही पौधों में वलय पाया जाता है। अगर आपने पेड़ कटा हुआ देखा होगा तो आपने पेड़ को कटा हुआ लकड़ी देखा होगा और उसको काटा हुआ, या नेट पे भी देख सकते हैं आप, तो देखेंगे बीच में ऐसे एक रिंग टाइप का संरचना दिखती है, ऐसे वलय दिखता और बीच में पकी हुई लकड़ी दिखती। वो जो पकी हुई लकड़ी होती है वो जाइलम निर्धारित करता है। लोग कहते हैं ना लकड़ी पक गई है, बड़ी मजबूत लकड़ी है, इससे तो बहुत अच्छा टेबल बन जाएगा, बहुत अच्छा चेयर बन जाएगा, बहुत अच्छा बेड बन जाएगा, या बहुत सारा इमारती प्रीशियस वर्क है उसका, तो ये यही जाइलम ही डिसाइड करता है। अर्थात लकड़ी कितनी महंगी है, लकड़ी कितनी कीमती है, ये जाइलम ही निर्धारित करता है। लकड़ी कितनी कीमती है, लकड़ी कितनी इमारती है, कितनी प्रीशियस है, अर्थात कोई भी ट्री, कोई भी वृक्ष ये प्रीसियस है, इमारती है, या कोई भी लकड़ी कितनी महंगी है, कोई भी वुड, कोई भी कास्ट,
ये कितना महंगा है ये सब जानते हैं, ये जाइलम ही निर्धारित करता है। जाइलम के द्वारा ही निर्धारित, और जाइलम पौधे की उम्र को भी निर्धारित करता है। हाँ, शीशम में भी दिखता है। हाँ, कहीं कहीं साल भी बोल सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये जाइलम बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है, इसलिए जाइलम का बड़ा रोल है। और इसी से जानते हैं, अब देखिए जैसे कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है, कार्बन 14, इससे कार्बन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग में सामान्यतः जाइलम को ही टेस्ट किया जाता है। वैसे तो डेटिंग कहीं भी की जा सकती है, लेकिन डेटिंग सामान्यतः जाइलम के माध्यम से ही देखा जाता है। तो इसमें जाइलम को टेस्ट करते हैं पहले। वैज्ञानिक भी जाइलम को ही टेस्ट करके देखते हैं पौधों की उम्र को, और वैसे भी अनुमान उसी के माध्यम से लगाया जाता है। जैसे अगर आप देखिए, सागवन बड़ी महंगा पेड़ होता है, इसको टीक भी अंग्रेजी में कहा जाता है, या सखुआ आप देखिए, तो इसमें जाइलम ये साल है। ये बड़ी इमारती लकड़ी है, इमारती या महंगी महंगी लकड़ी है, प्रीसियस वुड है, ये प्रीसियस वुड है। और इसको जानते हैं, यही निर्धारित, इसमें जाइलम का विकास ज्यादा होता है, इन दोनों में जाइलम ज्यादा विकसित होता है, इनमें जाइलम अधिक विकसित होता है, जाइलम अधिक विकसित होता है, इनमें जाइलम अधिक विकसित होता है। हाँ, वही कैम्बियन लेयर भी है। वेरी गुड। किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ कोशिका वाले जीवों का विभाजन किया गया। किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस का डिवीजन नहीं, वायरस को अपवाद के रूप में लिया जाता है। तो ये मुझे लगता है सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा, आप देखिए, ये जो है ये फ्लोयम, और जाइलम, इन दोनों को जटिल ऊतक भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। ये जटिल ऊतक भी कहलाते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। अर्थात जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हैं, क्योंकि इनका काम देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। तो वाहिका ऊतक को कॉम्प्लेक्स ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन जानते हैं जटिल है, इनका फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा रोल है इनका, ये जटिल है, इसीलिए जानते हैं इनको जटिल टिश्यू भी कहा जाता है, जटिल ऊतक भी कहा जाता है।
अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर प्लांट का डिवीजन किया जाता है तो प्लांट्स का डिवीजन किया जाता है पादप का, पादप या जिसे पेड़ पौधे आप कहते हैं। तो सामान्यतः जब इनका डिवीजन किया जाता है तो जाइलम को ही फोकस करके किया जाता है। जैसे कहा जाता है हर्ब, हर्ब माने साग, सर्ब, सर्ब माने झाड़ी, और ट्री जिसे आप वृक्ष कहते हैं। तो जिसमें जाइलम पाया ही नहीं जाता, विकसित नहीं होता या बहुत कम पाया जाता, देखिए इसमें जाइलम, जाइलम बराबर 0 माना जाता। वैज्ञानिक कहते हैं भाई जिसमें जाइलम 0 हो, जिसमें जाइलम पाया ही नहीं जाता या बहुत रेयर है, बहुत कम है, जिसमें जाइलम नहीं पाया जाता, जिसमें जाइलम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको बार बार पानी देना पड़ता है, इसीलिए इनको बार बार, इन्हें हर्ब कहा जाता है। और जिसमें जाइलम बहुत विकसित होता है वो वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें जाइलम बहुत विकसित होता है, बहुत विकसित होता है, और ये सर्व जो झाड़ी है इसमें जाइलम का विकास होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। इसमें जाइलम का विकास कम हुआ होता है, कम हुआ, इसमें जाइलम का विकास कम हुआ होता है। हाँ निश्चित रूप से धर्मेंद्र कुमार, कैम्बियन लेयर को ही होता है। वो जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें अभी बहुत कम कम चीजों का डिस्कशन करेंगे ताकि जोर ना पड़े और चीजों को समझा जा सके। अब ग्राउंड टिश्यू को जान लें आप। देखिए अब ग्राउंड टिश्यू, देखिए ये तीसरे प्रकार के जो टिश्यू हैं, तो ये दो हम लोगों ने समझ लिया, एपिडर्मिस, वेस्कुलर। अब ग्राउंड टिश्यू के बारे में थोड़ा देख लिया जाए ताकि पहले प्राथमिक स्तर पे हम लोगों को जानकारी हो जाए, बाकी बॉटनी पढ़ते समय हम लोग इसको और गहरा करेंगे। देखिए ग्राउंड टिश्यू, आधार ऊतक। देखिए ये पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ये ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ये ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाते हैं, भोजन को स्टोर करने का मुख्य रूप से काम है इनका। मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है, भोजन का स्टोरेज, भोजन का भंडारण करना होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इनका मुख्य काम भोजन का भंडारण करना होता है। हर्ब में जाइलम का बहुत कम विकास या लगभग नहीं होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इसीलिए सतह से होता है।
इसीलिए ऐसी फसलों को बार बार सींचना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। जिनमें जाइलम होता है उनकी सिंचाई जरूरी नहीं होती, वो तो पौधे जड़ों के माध्यम से खींच लेते हैं। अब जंतुओं में जो टिश्यू पाए जाते हैं हम लोग उन पे डिस्कशन कर लें, ताकि सारी चीजों की एक पहले जानकारी हो जाए। तो देखिए ये हम लोगों ने जान लिया। अब एनिमल टिश्यू, इसमें सबसे ज्यादा सवाल जानते हैं इसी से पूछे जाते हैं, यही वेस्कुलर टिश्यू आपको क्लियर होना चाहिए। अब एनिमल टिश्यू, क्योंकि ये जनरल साइंस है, इसमें सब चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और जहां से सवाल पूछा जाता है वो जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये मुख्यतः 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। जंतु टिश्यू को मुख्यतः 4 ही भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और ऐसे ही अंग्रेजी में भी, आप हिंदी देवनागरी में भी ऐसे लिख लीजिए, एपिथेलियल ऊतक। जैसे उसमें एपिडर्मिस था ऐसे ही इसमें ये है। अच्छा, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे उसमें वेस्कुलर पूछा जाता है, ऐसे इसमें कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये दूसरे प्रकार के टिश्यू हैं। इसके बाद मसल टिश्यू, मांसपेशी, मांसपेशी ऊतक। नारियल तो झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं, तो नारियल में थोड़ा बहुत डेवलप होता है। और नर्व टिश्यू, ये सब बॉटनी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी बॉटनी तक तो आने दीजिए, हर चीज समझ जाएंगे आप। ये तो मैंने जस्ट तुलना के नाते पढ़ा दिया, बाकी ये चैप्टर यहाँ का हमको केवल एनिमल का पढ़ाना था। पहले एनिमल पे फोकस रखें, जंतु पर फोकस रखें। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू हैं। सबसे पहले एपिथेलियल को देखेंगे हम लोग। तो पहला लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे पौधों का पूरा बाहरी भाग एपिडर्मिस टिश्यू से बना होता है, ऐसे जंतुओं के शरीर का सारा भाग, जैसे त्वचा है कि नहीं, ये मुख्यतः इसी का बना हुआ है। तो जंतुओं के शरीर का बाहरी भाग, जंतुओं के शरीर का बाहरी भाग इसी ऊतक से बना होता। मोटे तौर पर इतना तो जरूर जानिए, इसी ऊतक से बना होता है। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य का एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, या किसी भी जंतु का। तो आप देखिए ये जो त्वचा है, स्किन है, मुख्यतः इसी की बनी हुई है। जैसे त्वचा है, तो संपूर्ण बाह्य कवच इसी का है।
ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ये एकल स्तरीय होता है। यह प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कुमार आपका। यह प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। ये प्रोटेक्टिव, बल्कि यहां लिख देते, थोड़ा नीचे देखिएगा नहीं तो उससे जुड़ जाएगा। यह रच्छी ऊतक होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। रच्छी, यह प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, रच्छी ऊतक होता है, क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, बॉडी में इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होगी, बाहरी लेयर की मात्रा ज्यादा नहीं होती। ज्यादा शरीर में ज्यादा मात्रा तो हड्डियों का, मांसपेशियों का, ब्लड का, इन सब का पार्ट ज्यादा है, तो इसलिए ये ऊतक ज्यादा नहीं होते। हाँ, लेकिन बाहर होते। त्वचा आप कितना है, त्वचा तो आप जानते हैं शरीर का ये सब बाहरी भाग है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन यही लेयर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन रोल ज्यादा है इसका, प्रोटेक्ट करने का रोल है। अब दूसरा जानते हैं हम लोग, बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा, जैसे उसमें जाइलम फ्लोएम से पूछे जाते हैं, ऐसे इसमें सवाल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। तो दूसरा आप लिखिए कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। नोट कर लें। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम, बांधने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? तो आप देखेंगे हड्डियां, ब्लड, ये सब शरीर के सभी अंगों, कोशिकाओं को जोड़ता है। अगर आप ब्लड को देखेंगे, रक्त को देखेंगे, तो रक्त जानते हैं शरीर के हर कोशिका में जाता है। इसका मतलब बॉडी तो शरीर के सारे कोशिकाओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, तो रक्त तो कैसा होगा? संयोजी ऊतक ही होगा। और बोन को देखें, कार्टिलेज को देखें, अस्थि को देखें, उपास्थि को देखें, हड्डियों को देखें, तो हड्डियों से भी शरीर का संपूर्ण भाग जुड़ा हुआ है या अधिकतर भाग जुड़ा हुआ है। अर्थात यह ऊतक शरीर के समस्त अंगों, कोशिकाओं, सबको बांधने का काम करता है। यह ऊतक शरीर के समस्त भागों, सारे भागों, शरीर के समस्त भागों, अंगों, कोशिकाओं, आदि को जोड़ने या बांधने का काम करता है, बांधने का कार्य करता है। अर्थात यही ऊतक शरीर में समन्वय स्थापित करता है। अर्थात यही ऊतक शरीर में कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय स्थापित करता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, शरीर में समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। इसे नाते कोऑर्डिनेटरी टिश्यू भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेटरी टिश्यू, समन्वयकारी ऊतक।
समन्वयकारी ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसको समन्वयकारी ऊतक भी कहा जाता है। नहीं, आज ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास हुई थी सुबह 7:30 बजे, 7:30 पर ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास थी। पहले जो मैंने टाइम बताया था उसी टाइम पर हुआ था। कल लेकिन दोपहर 1 बजे में ही क्लास होगा। एपिथेलियल टिश्यू को आप ब्यूटी टिश्यू नहीं कहेंगे, बल्कि सुरक्षा प्रोटेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ब्यूटी तो सौंदर्य जो है, ये तो विविधता में निहित है। सौंदर्य एक अलग पैमाना है। बाहरी त्वचा से ही सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य विविधता में निहित है, विचारों की विविधता में। रूप रंग का सौंदर्य तो एक दिन समाप्त हो जाता है। तो इसको एक चार्ट बना करके देख लें तो आसानी से आप जान जाएंगे। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संयोजी ऊतक जोड़ने वाला। संयोजी ऊतक शरीर के समस्त भागों को जोड़ने वाला। ये दो नेचर का होता है, एक सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ये ठोस भी हो सकता है और गैस भी, सॉरी, द्रव भी हो सकता है। गैस नहीं, द्रव हो सकता है। और सॉलिड में आप जानते हैं, बोन तो एकदम सॉलिड है, हार्ड है बोन। अस्थि, या बहुत लोग इसको हड्डी भी बोलते हैं। और जो कार्टिलेज है, ये सेमी सॉलिड कह सकते हैं या कम हार्ड है। उपास्थि, और इसमें ब्लड आता है, रक्त। एक ये ले लीजिए, और दूसरा लिम्फ, लसिका। ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी मत पूछिएगा क्या होता है, क्योंकि इन सबको आगे पढ़ेंगे। ये सब पूछना नहीं क्या होता है। अगर जान रहे हैं ठीक है, नहीं तो हड्डी और रक्त तो जान ही रहे होंगे। उसे क्लास के अंदर ही हमने बताया था कि सुबह 2 दिनों तक क्लास रहेगी। इसी नाते उसके लिए मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, ये लिम्फ, ब्लड, कार्टिलेज और बोन, ये सभी संयोजी ऊतक हैं। और कई बार जानते, यही सब ऑप्शन में पूछे जाते। यही सब ऑप्शन में पूछे जाते। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को आप समझ गए, ध्यान रहेगा आपको। अब आप देखें, ये मसल टिश्यू है, लेकिन मैं सबसे पहले नर्व टिश्यू को ले लेता हूं, फिर मसल टिश्यू को। तो अब नर्व टिश्यू को आप देखें। तीसरा मैं नंबर नर्व टिश्यू को दे रहा हूं। नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। देखिए, जिनसे नर्वस सिस्टम बना हुआ, तंत्रिकाएं बनी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि तंत्रिका की ऊंचाई क्या है, इसकी इकाई क्या है। इसकी नर्व की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन। और आप जानते हैं कि मनुष्य का
सारा जो मस्तिष्क काम करता है ये न्यूरॉन के आधार पर ही काम करता है। अगर न्यूरॉन ना हो तो जानते हैं मस्तिष्क में सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाएगी। तो तंत्रिका की पूरी इकाई ही यही यूनिट है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यही तंत्रिका तंत्र की इकाई है। जैसे शरीर की इकाई कोशिका है, ऐसे ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है, अर्थात तंत्रिका तंत्र की इकाई। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। अब जरा ध्यान देंगे कि जब तंत्रिका ऊतक की बात की जाती है तो ऐसे ऊतक जिससे ब्रेन बना हुआ है, स्पाइनल कार्ड बना हुआ है, उसी को नर्व टिश्यू कहा जाता है। ऐसे ऊतक, बाकी इस पे एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे आपको। ऐसे ऊतक, नर्वस सिस्टम, ऐसे ऊतक जिससे ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु, जिससे ब्रेन स्पाइनल कार्ड का विकास होता है, विकास होता है, उसे नर्व टिश्यू कहा जाता है, नर्व टिश्यू कहा जाता है। आज YouTube के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके नाते स्ट्रीमिंग ही नहीं हो पा रही थी शाम के टाइम, इस नाते प्रीलिम्स बूस्टर की क्लास नहीं हो पाई। ऐसे ऊतक जिनसे मस्तिष्क का, स्पाइनल कार्ड का विकास होता है, वही नर्व टिश्यू कहलाते हैं। सारा सोचने वाला जो तंत्र है वो सब जानते हैं, प्रतिक्रिया करने वाला, रिस्पॉन्स करने वाला, थिंकिंग करने वाला, थॉट्स करने वाला, फीलिंग वाला जो तंत्र है वो सब जानते तंत्रिका तंत्र से बना हुआ, तंत्रिका टिश्यू से बना हुआ है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आईएएस का क्लास कैसे होगा। पहले आप सारी चीजों को पढ़ते चलें, जरा ध्यान से सुने। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो बुद्धिमत, देखिए शरीर में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आप किसी चीज को महसूस करते हैं, इनर एक्नॉलेजमेंट होता है, अंदर से अनुभूति होती है, तो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आता है, थॉट उत्पन्न होता है, थिंकिंग उत्पन्न होती है, आइडियाज उत्पन्न होते हैं, फिर एक्शन आप करते हैं। ये सब नर्व टिश्यू के कारण संभव होता है। जैसे इनर एक्नॉलेजमेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को इनर एक्नॉलेजमेंट हुआ, एक एग्जांपल से सुन ले। इनर एक्नॉलेजमेंट, इनर एक्नॉलेजमेंट आंतरिक अनुभूत हुई या आंतरिक जागरण हुआ, आंतरिक जागरण हुआ या अनुभूत हुई, जो भी समझ लें आप। अच्छा, अब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से फीलिंग्स आएंगे, ऐसा होगा तो भावना उत्पन्न होगी, है कि नहीं? फीलिंग्स आएंगी, सेंटिमेंट, संवेदना उत्पन्न होगी, सेंटिमेंट, संवेदना उत्पन्न होगी, और संवेदना उत्पन्न होंगी तो थॉट आएगा, विचार आएगा, और विचार आने से जानते चिंतन विकसित होने लगता है। विचार आने से चिंतन का विकास होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है, और फिर इससे आइडियाज आने लगते, फिर इसी से आइडियाज आने लगते हैं। आइडिया क्या होता? बड़े विचारों का समूह होता, मतलब विचारधारा, निश्चितता आने लगती है, और फिर एक्शन होता है, फिर एक्शन होता, क्रिया होती है।
तो आप देखिए ये सारा काम इधर जो है, इतनी चीजें अगर देखा जाए तो ये कौन करता है? ये ब्रेन का फंक्शन है, ये ब्रेन का फंक्शन है, और ये स्पाइनल कार्ड का फंक्शन है। देखिए ये फंक्शन ऑफ ब्रेन है, फंक्शन ऑफ ब्रेन है, ये मस्तिष्क का कार्य है, ये मस्तिष्क का कार्य है, और ये स्पाइनल कार्ड का कार्य है, स्पाइनल कार्ड का फंक्शन है। मेरु रज्जु, ये मेरु रज्जु का फंक्शन है, का फंक्शन है। ये सब नर्व टिश्यू से बने हुए हैं। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन किससे बने हुए हैं? ये सारे नर्व टिश्यू से बने हुए हैं। ये जो देख रहे हैं आप थॉट प्रोसेस है पूरा, ये नर्व टिश्यू के कारण ही संभव हो पाता है। तो ये नर्व टिश्यू से ही तो सारा देखिए ये सब बना हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। नर्व टिश्यू से ही तंत्रिका ऊतक से ही ये ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड मुख्य रूप से, और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। मेरु रज्जु ये प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, रिफ्लेक्स एक्शन है इसका, रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जानते हैं चिंतन करता है, थॉट एंड थिंकिंग, विचार और चिंतन। अर्थात ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग किस ऊतक से संभव है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तंत्रिका ऊतक के कारण संभव होती, ये तंत्रिका ऊतक के कारण ब्रेन स्टॉर्मिंग संभव होती है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता तंत्रिका ऊतक से ही प्राप्त होती है, नेचुरल इंटेलिजेंसी। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, इसीलिए बुद्धिमत्ता अगर पूछा जाए कि किस ऊतक, क्वेश्चन आया था कि किस ऊतक के कारण, किस टिश्यू के कारण बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी प्राप्त होती है, किस ऊतक के कारण बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, बी जो है ये पूछा गया था बाहिका ऊतक, ये तो जंतु में पाया जाता है। सी तंत्रिका ऊतक,
और डी मसल मांसपेशी ऊतक। तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे ले जाएंगे आप। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। इसी से देखिए, बुद्धिमत्ता दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखिए, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता तो आजकल आप देखिए दो तरीके की। बुद्धिमत्ता दो तरीके, एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो प्रकृति से प्राप्त है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरल इंटेलिजेंसी, नेचुरल इंटेलिजेंसी, इसके लिए तो ब्रेन जिम्मेदार है। इसके लिए ब्रेन जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, और मस्तिष्क में इसके लिए अरबों न्यूरॉन जिम्मेदार है। अरबों न्यूरॉन, बिलियंस न्यूरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये न्यूरॉन्स जो है, देखिए ये जो है ये किससे बना है? ये नर्व टिश्यू से बना हुआ है। ये नर्व टिश्यू से बना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जब अरबों न्यूरॉन होगा तो ब्रेन हो जाएगा। अच्छा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब ये कैसे है? ये कंप्यूटर के द्वारा है। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये बहुत सारे कंप्यूटर, मतलब सीधे एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो कंप्यूटर के कारण है ये। और कंप्यूटर में किसके कारण है? इसके लिए लाखों प्रोसेसर जिम्मेदार है। लाखों प्रोसेसर जिम्मेदार है, तो इसके लिए तो प्रोसेसर जिम्मेदार है। इसके लिए तो देखिए प्रोसेसर, लेकिन इसके लिए न्यूरॉन जिम्मेदार हो। जहां न्यूरॉन है वहां नर्व टिश्यू। ये चार्ट ध्यान रहेगा तो आप आसानी से जान जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नर्व टिश्यू पर निर्भर नहीं करता, केवल प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये नहीं निर्भर करता नर्व टिश्यू पे, ये तो प्रोसेसर पर निर्भर कर रहा है। केवल ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता नर्व टिश्यू पर निर्भर कर रहा है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो ये आप देख सकते हैं यहां से कि किस तरीके से ये नेचुरल इंटेलिजेंसी इज ड्यू टू, नेचुरल इंटेलिजेंसी इज ड्यू टू तो ये नर्व टिश्यू को आप समझ गए, ऐसे ऊतक जिनसे ब्रेन का विकास। इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये सवाल बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा पार्ट जोड़ करके भी क्वेश्चन आता है। अगर आईएएस में देखेंगे तो ऐसे सवाल को बच्चे कम डील कर पाते हैं। पीसीएस के एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस है, या बीपीएससी है, या आरएएस का एग्जाम है, एमपीपीएससी है, जेपीएससी है, वहां तो सीधे सीधे सवाल आते हैं, जिसके नाते सीधे आपने कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये बायोलॉजिकल रीजन उसमें नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे,
कि जो न्यूरॉन विकसित होता है, इसका बार बार विभाजन, न्यूरॉन का बार बार विभाजन नहीं होता। इसीलिए जिसका न्यूरॉन एक बार नष्ट हो जाता है तो दोबारा, आप जानते हैं, न्यूरॉन अपने आप नहीं जन्मता है, वर्जिनेट नहीं होता है। जैसे एक आप लोगों में से एक लोगों ने सवाल पूछा कि योगा से हो जाता है, तो योगा से हो सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग से भी हो सकता है, पॉजिटिव थॉट से भी, लेकिन सामान्यतः न्यूरॉन्स जानते हैं दोबारा वर्जिनेट नहीं होते या रीजनरेट्स नहीं होते, इसलिए डीजेनरेटिव सेल कहा जाता है। इसीलिए न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? इसीलिए न्यूरॉन को कहा जाता है डीजेनरेटिव सेल। ये दोबारा, जानते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेते। इसीलिए जिनका न्यूरॉन नष्ट हो जाता है वो पगला होने लगता है, अर्थात उसके न्यूरॉन लॉस होने के कारण सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है। तो जो लोग बहुत तनाव लेते हैं उनका न्यूरॉन लॉस हो जाता है, वो हर चीज भूल जाते हैं और धीरे धीरे, जानते हैं, मेमोरी पावर बहुत कम हो जाती। मेमोरी पावर ज्यादा होने के लिए न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और न्यूरॉन की संख्या पॉजिटिव थिंकिंग से बढ़ता है, योगा से बढ़ता है। अभी सब पे रिसर्च चल रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा मान्यता है कि निश्चित रूप से इससे बढ़ता होगा, बाकी और किसी कारण से नहीं बढ़ता। कोई चीज खाने पीने से भी, जानते हैं, न्यूरॉन का विकास नहीं हो पाता है। अब मसल टिश्यू पे, चौथे टिश्यू पर आते हैं, अर्थात मसल्स टिश्यू। ध्यान से सुनेंगे, मसल टिश्यू, पेशी ऊतक या मांसपेशी ऊतक। अब मसल टिश्यू चौथे ऊतक पर आते हैं। मसल टिश्यू, इसको समझना बहुत जरूरी है। मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक। अब देखिए, मांसपेशी के कारण ही संभव है कि मैं ऐसे हाथ इधर उधर कर रहा हूं या पैर ऊपर नीचे। आप पैर को तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पैर आगे पीछे चलना फिरना, ये सब किसके कारण संभव है? ये मोमेंटम जो संभव है, ये ड्यू टू मसल टिश्यू, ये मांसपेशियों के कारण ही तो संभव है। बात समझ रहे हैं? मांसपेशियों के कारण मोमेंटम संभव है। तो ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य या सभी जंतुओं के शरीर में मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशियां इसी ऊतक की बनी होती है, इसी ऊतक की बनी होती है। इसी ऊतक के कारण मोमेंटम संभव होता है, इसी ऊतक के कारण मोमेंटम या गतिशीलता, सीधे लिख देते हैं, इसी ऊतक के कारण गतिशीलता, मोमेंटम, गतिशीलता संभव होती है। हाथ पैर हिलाना, मूव करना, जैसे हाथ पैर का काम करना। लकवा जब मार देता है तो ये ऊतक काम नहीं करता। हाथ पैर का काम करना, शरीर का मुड़ना या लोचा, ऐसे बहुत सारी चीजें। सिक्सटी के पहले ही हो जाता, 25 वर्ष के बाद ही नर्व टिश्यू का, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात इन्हीं के कारण शरीर में संकुचन और प्रसार होता, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इन्हीं के कारण शरीर में संकुचन, एवं प्रसार होता है। तो इन्हीं के कारण शरीर में संकुचन और प्रसार होता है। इन्हीं के कारण शरीर में संकुचन और प्रसार होता है।
अब इसमें दो तीन छोटी छोटी बात समझना है। जैसे मनुष्य के शरीर में दर्द होता है, तो दर्द मांसपेशियों के कारण ही होता है। या तो मांसपेशियों में कोई लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड का जमाव हो जाए, या मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ने लगे। देखिए ध्यान से सुनेंगे, शरीर में दर्द का अनुभव, पेन, शरीर में पेन का अनुभव, जैसे आपके हाथ पैर में दर्द है या सर में दर्द है या कहीं भी सामान्यतः दर्द होता है, तो शरीर में दर्द का अनुभव, जानते हैं यही जो दर्द होता है या दर्द का अनुभव होता है, ये मांसपेशी मसल टिश्यू के प्रभावित होने से, मसल टिश्यू के प्रभावित होने से होता है। जैसे बचपना होता है, जब मांसपेशियां विकसित हो रही होती हैं, तो आप देखिए चोट भी लगती है तो तुरंत बच्चा रोता है, लेकिन आधी घंटे के बाद फिर दौड़ने लगता है, हंसने लगता है, क्योंकि मसल्स टिश्यू में प्रॉब्लम बहुत कम आती है, दोबारा ग्रो कर जाता है। लेकिन जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है या बहुत ज्यादा प्रौढ़ हो जाता है, तो मांसपेशियों का विकास नहीं होता, इसलिए चोट लगती है तो एक दिन नहीं, हफ्तों तक दर्द होगा। आप कहेंगे बाप रे बाप, बड़ा दर्द है कि नहीं? तो ये ऐसा कैसे होता है? ये मसल्स टिश्यू के प्रभावित होने के कारण। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें दो रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है मांसपेशियों के बीच में कोई एसिड का जमा हो गया हो, या तो मांसपेशियों के बीच, मसल्स के बीच, मांसपेशियों के बीच लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्द किससे होता है? लैक्टिक एसिड के ही सामान्यतः जमाव से होता है, लेकिन कई बार लैक्टिक से पहले पायरुविक एसिड भी बना होता है। तो मांसपेशियों के बीच लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड, ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे या उधर तब समझ में आएगा। पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल का जब जमाव होने लगता है, जब जमाव होने लगता है, तब दर्द का अनुभव होता है। एक कारण तो ये है, तब दर्द का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड। तो एक रीजन तो ये होता है दर्द का। दूसरा रीजन होता है कि मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ने लगती हैं। जब मांसपेशियां, इसको मान लीजिए मैंने पॉइंट 1 बना दिया और पॉइंट 2, जब मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ने लगती, हड्डियों को, बोन को छोड़ने लगती, इसको जरा समझना है आपको। इस पर नई तमाम टेक्नोलॉजी भी आई हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी गुड। मसल टिश्यू में मायोसिन प्रोटीन होता है, अभी लिखवाएंगे उसको। मायोसिन प्रोटीन होता है, और मायोसिन प्रोटीन की वजह से संकुचन और प्रसार में आसानी होती है। अभी बात करते हैं मायोसिन प्रोटीन पे, यही सब सवाल है। देखिए आपने देखा होगा कई बार कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका हाथ है, अब इसमें जैसे कहीं पे चोट लग गई, ऐसे चोट लगी तो ये स्वेलिंग हो गई, स्वेल हो गई। स्वेल होने से क्या होता है, मांसपेशियां ऐसे, जब स्वेलिंग होती तो फुलाव हो जाता है। आप देखते हैं ना, किसी को चोट लग गई तो यहाँ ऐसे फूल गया, ऐसे हाथ में फूल गया, पैर में फूल गया, कहीं भी ऐसे फूल जाता है। जब फूल जाता है तो उसका मतलब क्या है? जैसे चोट लगने पर, ध्यान से सुनेंगे,
जैसे चोट लगने पर क्या होता है, स्वेलिंग होती। मान लीजिए ये पैर है, किसी का पांव है, एग्जाम्पल बना दिया। अब चोट लगेगी तो क्या होगा, ऐसे फुलाव हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा। फुला होने से क्या होता है, ये मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ने लगती है। मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ती है, हड्डियों को छोड़ती हैं। अब मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है, तो जानते पेन का अनुभव होता है, क्योंकि उसके बीच में एसिड का फिर जमा होने लगता है। अच्छा, आप जरा ध्यान सुनेंगे। अब मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता कौन है, मसल्स को और बोन को कौन जोड़ता है, मसल को और बोन को जोड़ने का काम टेंडम सेल करते हैं। इनको जोड़ने वाले सेल को कहा जाता है टेंडम। टेंडम टेंडम कोशिकाएं मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ती। टेंडम सेल, ये भी एक तरीके के टिश्यू होते हैं, टेंडम भी। टेंडम मसल टिश्यू का ही पार्ट है। टेंडम सेल या टिश्यू मांसपेशी और हड्डी को जोड़ते हैं, मांसपेशी एवं हड्डी को जोड़ते हैं, हड्डी को जोड़ते हैं। और यहीं पे इसके लिए टेंडम स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी आई हुई। इसके लिए टेंडम स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी आई है, ये बाद में मेंस में पढ़ेंगे। टेंडम स्टेम सेल एक टेक्नोलॉजी है जिसके लिए नोबेल भी मिल सकता है, इस पर बहुत चर्चा चल रही है। इस साल तो नहीं मिला, आप देखिए। इससे पूरी दुनिया में जानते हैं दर्द होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी बुजुर्ग लोगों से देखिए, वो बार बार कहेंगे कि हाथ दबाओ, पैर दबाओ, क्योंकि हाथ पैर जोड़ों में बहुत दर्द होता है, और उस दर्द का बड़ा कारण है कि मांसपेशियां हड्डियां छोड़ने लगती हैं। अगर टेंडम स्टेम सेल थेरेपी हो जाए तो बुजुर्ग होने के बाद भी जानते हैं एकदम बच्चों जैसे आराम से बैठे रहेंगे, और कहीं भी आपको दर्द का अनुभव, परेशानी का अनुभव नहीं होगा। ये बात होगी चोट लगने पे फूल क्यों जाता है, लिगामेंट किसको जोड़ती है, ये सब अलग चैप्टर है, इसके लिए अलग चैप्टर पर आएंगे। अभी तो हम मूल बात को समझाने के नाते बात कर रहे हैं। तो देखिए, मसल टिश्यू क्या है, मसल टिश्यू जो है मांसपेशियों, मांसपेशियां सारी इसी से बनी हुई हैं। अब जरा ध्यान देंगे मसल टिश्यू से क्या क्या बना है, या मसल टिश्यू कितने प्रकार का है, जरा इसको समझ लें आप। मसल टिश्यू को सामान्यतः कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन इसमें एक बात मैं लिखवा दूं तभी बात होगी। मांसपेशी ऊतक, जरा ध्यान देंगे, इन्हीं मसल टिश्यू के बीच में मायोस इन्हीं मसल टिश्यू में ही, खासकर मनुष्य में, मायोसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मनुष्य के मसल के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, मायोसिन, मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के मसल्स के बीच में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन क्या करता है जानते, इसी के वजह से शरीर में संकुचन और प्रसार होता है। इसी के कारण, इसी के कारण शरीर में संकुचन एवं कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, संकुचन एवं प्रसार होता है। तो ये आपको भूलना नहीं, मायोसिन। संकुचन का मतलब कंट्रैक्शन, किसी चीज को का सिकुड़ना।
हाँ, निश्चित रूप से बैठने से, किसी एक पोजीशन में बैठने से लैक्टिक एसिड शरीर में बनता है। इसलिए कहा जाता है थोड़े थोड़े दूर पे, थोड़े थोड़े समय पर, आधी घंटे 1 घंटे पर थोड़ा टहल लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में बैठने से लैक्टिक एसिड बनने लगता है, पायरुबिक एसिड बनने लगता है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनेंगे। मसल टिश्यू को मांसपेशी ऊतक को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। आपने सुना भी होगा, रेखीय या ऐच्छिक पेशीय ऊतक। ये आपने सुना होगा, पेशीय ऊतक। इसी को स्ट्रिप्ड या वायलेंट्री टिश्यू कहा जाता है। स्ट्रिप्ड एंड वायलेंट्री टिश्यू, स्ट्रिप्ड या वायलेंट्री टिश्यू। पूरा कंकाल तंत्र इसी का बना हुआ है। कंकाल तंत्र है। अस्थि उपास्थि, देखिए अस्थि उपास्थि संयोजी ऊतक का काम करते हैं, लेकिन बने तो इसी के हैं। अगर वो लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बने इसी के हैं, मतलब इनसे जोड़ है उनका। अब दूसरा, आरेखित या अनैच्छिक, आरेखित या अनैच्छिक पेशीय ऊतक, अनस्ट्रिप्ड या नॉन वॉलेंट्री मसल टिश्यू। ये मसल टिश्यू भी यहां पे लिख लेंगे। तब ये पूरी बात सही होगा। पेशीय ऊतक। और तीसरे नंबर पर जैसे कार्डियल मसल टिश्यू है, जिसको आप कहते हैं हृदय पेशी ऊतक। हृदय हृदय पेशी ऊतक। कार्डियल मसल टिश्यू, ये तीसरे प्रकार के। देखिए, इनसे तो ध्यान सुनेंगे, इनसे तो चलिए कंकाल तंत्र बना हुआ है। इनसे शरीर के आंतरिक अंगों की दीवारें, शरीर के आंतरिक अंगों की दीवारें, शरीर के अंगों की आंतरिक दीवारें, शरीर के अंगों की इंटरनल जो वाल है, एक तरीके से आंतरिक दीवार, ये शरीर के अंगों की आंतरिक दीवारें इसकी हैं। जैसे उदर की है, पेट की है कि नहीं। और ये इससे हृदय ही बना हुआ है, तो इसको तो क्या कहना, हृदय इसी से बना हुआ है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय किससे बना हुआ है, तो मसल टिश्यू से ही बना, मांसपेशियां इससे बना हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हृदय, हार्ट, हार्ट में तो पूरी मांसपेशी ही है, तो हृदय किस ऊतक का बना है, किस ऊतक का बना है। ई पार्ट आ जाए कि संयोजी ऊतक, और बी पार्ट आ जाए कि तंत्रिका, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, और सी पार्ट आ जाए कि मांसपेशी ऊतक, और डी आ जाए कि कोई नहीं, नन, कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ये देखिए, मांसपेशी ऊतक, सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन सही है। तो देखिए, कहा जाता है जैसे मनुष्य का ये शरीर है, ये शरीर है, तो यहां पर देखिए, ये यहां पर हर्ट होता है, हृदय, हृदय को सामान्यतः जीवात्मा कहा जाता है। ये जब तक चल रहा तब तक जीवन है। और ये ब्रेन है, ब्रेन, मस्तिष्क, और इसी को सामान्यतः आत्मा कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं आत्मा का मतलब क्या है, चेतना, समझ, है कि नहीं। अब देखिए, आत्मा और जीवात्मा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रेन है ये नर्व टिश्यू से बना, अर्थात आत्मा किससे बनी हुई है, नर्व टिश्यू से, और जीवात्मा किससे बनी हुई है, ये हार्ट किससे बना हुआ है, ये मसल टिश्यू से, ये मांसपेशी ऊतक से। तो एक तरीके से आत्मा और जीवात्मा दोनों अलग अलग टिश्यू से बने हुए हैं, अर्थात ब्रेन और हार्ट दोनों अलग अलग चीजों से बना हुआ है। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से, ऐच्छिक का मतलब है जो आपकी इच्छा से काम करें। जैसे देखिए, ये इच्छा से, हाथ पैर हड्डियां जानते हैं, ऐच्छिक हैं, वॉलेंट्री अंग्रेजी में कहा जाता है। और जो आपकी इच्छा से काम ना करे, जैसे आप चाहें कि हार्ट ना काम करे, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, या तो फिर जहर ही खा लिया जाए, सूट कर दिया जाए, तब ऐसा होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, कुछ सवाल पहले देख लें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर वैसे तो फिनिश हो गया है, लेकिन कुछ चीज सवाल पहले देख लें। पहले तो मैं कल वाले कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूं। ये देखिए, एक सवाल आया था, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये कल पढ़ाया था।
न्यूरॉन बनाएंगे, आगे चैप्टर ही है। वेरी गुड, ह्यूगो डब्रीज, इसका तो डी, ये आपको याद है। और ये किसने दिया था? इसमें आंसर भी है था, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन किसका है? वेरी गुड। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन, ए। और देख लेते हैं पहले, कोई क्वेश्चन था क्या ऊपर भी? ये बताएं, सूची आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2008 का है। अब देखिए, स्लाइडीन और स्वान, स्लाइडीन और स्वान ने क्या किया था? ये सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत, बहुत अच्छी बात है। और लेमार्क, लेमार्क के द्वारा क्या दिया गया था? ये देखिए। और ह्यूगो डब्रीस के द्वारा क्या दिया गया था? ये देखिए। और कैरोलस लीनियस के द्वारा ये। तो इसका मतलब है ए का ये है, और बी का 4 है, सी का 2 है, और डी का 3 है। तो ए का 1, बी का 4 है, ये देखिए डी ऑप्शन, आपको हो सकता है कम दिख रहा हो यहाँ पे, तो डी इज राइट आंसर। वेरी गुड। अब देखिए, इसमें तो आंसर है, इसलिए इसका तो आप जान गए, मैं ही बता देता हूं। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को तो ऊतक। अब दूसरे का बताइए, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? दूसरे वाले प्रश्न का आंसर बताएं। तंत्रिका ऊतक की इकाई, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ये दूसरे का आंसर बताएं। वेरी गुड, बी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, ये तो पहला वाला आंसर मैं हमेशा आपको स्वयं बताऊंगा। ये पहला वाला देखिए, ये मेयर, हिस्टोलॉजी शब्द आपने देखा था, हिस्टोलॉजी की, यही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी,
मायर, ये मेयर लिख दिया, मायर होना चाहिए था। अब इसका बताइए, के बाद किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस ऊतक में कोशिका, चौथे का आंसर बताइए। किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? वेरी गुड, तंत्रिका, ये नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू में विभाजन नहीं माना जाता कि योगा से या पॉजिटिव सोच से हो सकता है, लेकिन अभी प्रूव करना उसको बाकी है, बहुत सारा रिसर्च है उसमें। एक देखिए, बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इसमें आंसर आंसर लाइए, मैं मिटा देता हूं। दो अस्थियों को एक दूसरे के साथ संयोगी ऊतक से जोड़ती हैं, किससे जोड़ती है? ये तो चलिए बी है ऑप्शन इसका, लेकिन जानते हैं अस्थि और मांसपेशी किससे जुड़ती? अगर यही सेम क्वेश्चन में मैं ये कर दूं, वो वाला क्वेश्चन उसने रखा नहीं, देखिए, अस्थि और मांसपेशी ये जुड़ते हैं टेंडम से, ये पहला वाला, ये टेंडम से जुड़ते हैं। और दो अस्थि आपस में, ये तो लिगामेंट से ही जुड़ते हैं, ये तो अलग पार्ट का सवाल है। सभी जटिल प्राणियों के शरीर केवल कितने ऊतकों का बना होता है? ये चार आधारभूत ऊतकों से जुड़ा होता है, चार। और वो चार आधारभूत ऊतक यही हैं। ये देखिए, ये चार आधारभूत ऊतक, चार आधारभूत ऊतक, ये चार आधारभूत ऊतक हैं। इतनी बात सब लोग समझ गए? तो ये हिस्टोलॉजी का चैप्टर भी हम लोगों का खत्म, हिस्टोलॉजी चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। अर्थात हम लोगों ने हिस्टोलॉजी को भी देख लिया। तो हिस्टोलॉजी अब आपका फिनिश हो गया, ऊतक विज्ञान। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एक चैप्टर है सेल डिवीजन, थोड़ा सा समझना क्योंकि कभी कभी सवाल इससे भी पूछ लिया जाता है। कोशिका विभाजन, कोशिका के विभाजन से ही तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनी। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी, फिर इस चैप्टर पे आएंगे। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। अब ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस पे हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। ये मुश्किल से 40-45 मिनट या 30 से 40 मिनट इस पर देंगे, क्योंकि जो सामान्य सवाल है उसको सॉल्व करने की क्षमता आए, और फिर इस पर हम लोग समय देंगे। अर्थात कल हम लोग इसको भी खत्म करके इस पे आ जाएंगे।
तो अब देखिए सेल डिवीजन एक छोटा सा चैप्टर है, कोशिका विभाजन। तो नया चैप्टर है, नाम नोट करें, कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो एक कोशिका से, जानते हैं, दूसरी एक कोशिका से कई कोशिका बनेगी नहीं, तो ऊतक बनेगा कैसे? देखिए अब इसमें पहले नाभिक का विभाजन होता है और फिर जो है ये दो कोशिका बन गई। अब जब कई कोशिका बनेंगी तभी तो टिश्यू बनेगा, ये कई कोशिका बनेगी तभी तो टिश्यू बन सकता है। अब देखिए एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, समान सेल के समूह, ये एक सेल है। तो देखिए यहां पर पहले नाभिक का विभाजन हो रहा है, फिर कोशिका का विभाजन। पहले नाभिक का विभाजन, पहली नाभिक का विभाजन, और फिर देखिए यहां विभाजन, और फिर ऐसे होता जाएगा, फिर ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी, फिर ऐसे बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी कोशिका, बहुत, तो ये टिश्यू बन जाता है। ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया। तो ये कोशिका का विभाजन जानना बहुत जरूरी होता कि कोशिका का विभाजन होता कैसे है। ध्यान से सुने, कोशिका का विभाजन होता कैसे है। कोशिका का विभाजन ना हो तो जीवों में वृद्धि विकास नहीं होगा। यहां लिख लेंगे, कोशिका के विभाजन से ही, कोशिका के विभाजन से ही जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास होता है। तो कोशिका के विभाजन से ही जीवों में वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन से ही वृद्धि और विकास होता है। लेकिन आप जानते हैं सेल डिवीजन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कोशिका विभाजन, एमिटोसिस, मियोसिस और मियोसिस। तो एमिटोसिस, एमिटोसिस जिसको आसूत्री विभाजन कहा जाता है, जिसमें सूत्र ही नहीं, आसूत्री विभाजन। माइटोसिस या मिटोसिस, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, तो ये तो जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सामान्यतः, कम विकसित जीवों में, कम विकसित जीवों में मुख्यतः प्रोकैरियोटिक सेल वाले, प्रोकैरियोटिक सेल वाले मुख्यतः, और यूकैरियोटिक सेल में सामान्यतः यही होता है। यूकैरियोटिक या विकसित जीव, विकसित जीवों में, विकसित जीवों में सामान्यतः ये होता है।
अब जरा ध्यान दें, कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि जो आईएएस का बैच चलेगा वो किस मीडियम में चलेगा। देखिए, आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए, या जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी फाउंडेशन बैच जो रहेगा, फाउंडेशन बैच पहले पीटी के लिए शुरू होगा, फॉर प्रीलिम्स, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। फॉर प्रीलिम्स ये जो बैच होगा ये फाउंडेशन बैच रहेगा। ये जो बैच रहेगा, देखिए बैच का मुख्य माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, लेकिन जिस तरीके से बाइलिंगुअल हम लोग शब्दों का प्रयोग करते रहते ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशासन से जोड़ना। हम लोगों ने 17 साल पहले ही नारा दिया था, ग्रामीण भारत चलो प्रशासन में। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र के तबके के लोग हैं, जो सुविधाहीन वर्गों के लोग हैं, जो कम आय वाले लोग हैं, उस तबके तक अपनी बात को पहुंचाना है। और सामान्यतः गरीब बच्चे जानते हैं उनका मीडियम हिंदी ही होता है, इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो मुख्यतः हिंदी माध्यम को फोकस करने का है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल अगर इंग्लिश मीडियम के लोग आएंगे तो उनको दिक्कत होगी। बाइलिंगुअल हम लोग जानते हैं, इसको लेकर के चलेंगे। और बाइलिंगुअल का मतलब है कि ये जानते हैं ये जो बैच होगा ये सबके लिए काम करेगा। ये यूपी पीसीएस के लिए भी काम आएगा, ये बीपीएससी के लिए भी काम आएगा, ये एमपीपीएससी के लिए भी काम आएगा, ये आरएस के लिए भी काम आएगा, ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी काम आएगा। अर्थात ये बहुत होलिस्टिक होगा, ये बैच बहुत होलिस्टिक होगा और बहुत कम पैसे में, बहुत कम मजदूरी में, बहुत कम फीस में जानते हैं इसके लिए शुरुआत करेंगे। ये जो है ये 2023 और 2024 के लिए होगा, क्योंकि ये पूरा बैच लेने में लगभग जानते हैं इसमें जो है लगभग ये मान करके चलें कि 10 महीने का समय, ईमानदारी से पढ़ाने पर 10 महीने का समय लगेगा प्रीलिम्स के लिए। और बाकी बीपीएससी मेंस के लिए और मॉड्यूल के लिए तो हम लोग अलग लाएंगे और फिर मेंस के लिए अलग से बैच लाएंगे। पहले पीटी के लिए अलग से लाएंगे, फिर मेंस के लिए लाएंगे अलग से। बात समझ रहे हैं? बहुत ही कम फीस पर। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली में लाख रुपए से ऊपर फीस है। दिल्ली में जनरल साइंस की फीस ही जानते हैं। देखिए, दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आपको फीस मालूम होगी तो यहाँ हम लोग जो फीस चार्ज कर